नकी साहब, एक तो वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो रही थी कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 के ब्रिंक पर हैं, या फिर ये जो बड़ा प्रोपोर्शनेट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन बाय ईरान, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक बड़ा प्रोपोर्शनेट किस्म का रिएक्शन था। इसके ऊपर आगे वॉर कैबिनेट इजराइल की कहती है कि हम रिएक्शन देंगे, फिर ईरान कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन आया तो उसके ऊपर और मजीद खतरनाक किस्म का रिएक्शन आएगा। ऐसी सूरत हाल में आपको कोई मामलात एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि अब एस्केलेशन लैडर में डी एस्केलेशन की तरफ जाता हुआ मामला जा रहा है? क्या देखिए, एस्केलेशन का खतरा तो अभी भी मौजूद है, और इसी वजह से मौजूद है कि इजराइल का जो का मौक़िफ़ कि वो फिर से ईरान के ऊपर किसी तरह का हमला करेगा, उस पे जाहिर है ईरान बहैसियत खुद मुख्तार मुल्क वो उसका जवाब देगा, अपना दिफा करेगा। आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर के तहत सेल्फ डिफेंस का उसको हक है और वो हक रखता है। तो अगर ऐसी सूरत है तो जाहिर है कि एस्केलेशन हो जाएगी, और एस्केलेशन अगर होती है तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, जिसका एंटोनी गुटेरेस ने उसका भी इंतबा किया है। मगर मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ अब बीच बचाव की कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, आई एम सॉरी नकवी साहब, आई हैव टू कट यू शॉर्ट ओवर हियर। ये जो बीच बचाव की कोशिशें हो रही हैं, इसके अंदर बार बार एक बात कही जा रही है कि इजराइल का राइट टू डिफेंड इटसेल्फ तो है, लेकिन जब ईरान के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ की बात आती है तो उसको बिल्कुल टकाटोकरी कर दिया जाता है। डेविड कैमरून का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके का एक इंटरव्यू है जिसके अंदर जर्नलिस्ट ने पूछा है कि अगर तो इजराइल के पास ये राइट टू डिफेंस है, और अगर कोई बरतानिया के किसी इस तरह के काउंसिल खाने को अटैक करता तो फिर बरतानिया क्या करता? उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी अटैक करता, वापस रद्द अमल देता। तो फिर ये पूछा गया कि ये राइट टू डिफेंस जो है वो ईरान के पास क्यों नहीं है? ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी क्यों? ये तो है, हम इसको मानते नहीं है ना, वरना दोगलापन और हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स तो बड़े जमाने से चल रहे हैं। और वो ये है कि मगरबी ममालिक अपने ऊपर जो कानून नाफिज करते हैं या जो अपने उसूल का प्रचार करते हैं, वो दूसरों पे अप्लाई नहीं होते हैं और नहीं होने देते हैं। तो ये तो एक तजाद बहुत जमाने से कायम है। जब से दूसरी जंग अजीम में मगरबी ताकतें जीत गई जंग, जब से ये तजाद है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक स्टैंडर्ड रखा है, दूसरों के लिए और स्टैंडर्ड रखा है। तो वो मुश्किल से कभी कभी सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे रूस और चीन भी मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ भी कुछ उनके तरफ भी कुछ सोच आती है उनकी, लेकिन वो अपने सुपीरियरिटी को, अपनी बरतरी को वो बरकरार रखते हैं और उसको उस पे आंच नहीं आने देते। नकवी साहब, सुपीरियरिटी को बरकरार रखना, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, वो सुपीरियरिटी को बरकरार रखते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 का भी आपने जिक्र किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही तो यूनाइटेड नेशंस बना था, तश्कील हुई थी, और उसके अंदर वेस्टर्न ममालिक का बहुत अहम किरदार था, और उसको अमन बरकरार रखने के लिए बनाया गया था। अब यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, उनकी रेजोल्यूशन कह रही हैं कि इजराइल नीड्स टू स्टॉप। गजा के अंदर जो मामलात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, जो जारहाना इकदामात हैं उनके, जो फलस्तीनियों का जेनोसाइड हो रहा है, अब तो ये खबरें आ रही हैं कि एक ही दिन के अंदर कितने कितने जेनोसाइड हो रहे होते हैं इजराइल की जानिब से फलस्तीन में। तो यूनाइटेड नेशंस की कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इंटरनेशनल कवानीन, जिनीवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूनाइटेड नेशंस किस काम के हैं? ये उनके काम के हैं। वो उन्होंने ये सारे इदारे बनाए हैं, ये इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए हैं ताकि उनको फायदा हो, और वो उनके ऊपर कोई भी किसी किस्म का पांच किसी मसले की ना आए। और ये शुरू से ऐसे ही है। ये जब कॉलोनियलिज्म थी तो उस जमाने में जो कॉलोनियल पावर्स थे वो अपने ऊपर जो रूल अप्लाई करते थे वो कॉलोनियल पीपल पे तो नहीं अप्लाई करते थे। आई थिंक ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है वो है, लेकिन हम ये करते हैं कि हम उसी स्टैंडर्ड के मौजूद होने के बावजूद उसमें लड़ते हैं और अपने हकूक के एहतराम
को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब अपने देखिए हुकूक की नकवी साहब आप बात कर ही रहे हैं तो जरा पाकिस्तान की तरफ भी आ जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान इस सारी कशीदगी के अंदर बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। एक तरफ ईरान हमारा हमसाया है, हम इसी खित्ते का हिस्सा है जहां कशीदगी बढ़ रही है, दूसरी तरफ IMF है और बहुत सारी और मजबूरियां हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक मजबूरियां हैं। आप इस सारे सिनेरियो के अंदर हमें किधर स्टैंड करता हुआ देख रहे हैं? तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमारी खित्ते में एक अहमियत है जो कोई नहीं इसको बदल सकता है या ख़त्म कर सकता है। और इस वजह से अब देखिए कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा यहाँ तशरीफ़ लाए, उसके बाद ईरानी सदर आने वाले हैं, तो ये पाकिस्तान की अहमियत की वजह से ये सब हो रहा है। तो पाकिस्तान यहाँ पे है मौजूद, और पाकिस्तान जिस हद तक अपना रोल अदा कर सकता है वो करेगा। वो रोल क्या होगा नकवी साहब? कोशिशें देखिए, काविश, जब ईरान इराक जंग में पाकिस्तान ने 15 मिशंस तेहरान और अब बगदाद में, उस जमाने में हमारे सदर थे जो थे वो खुद मिशंस को लीड करके जाते थे, और वो इन दोनों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करते रहे। तो हम अपना रोल अदा करते हैं, चाहे वो कामयाब हो चाहे ना हो, लेकिन हम अपना रोल अदा करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो एक मिसाल है उस मुल्क की जिसने ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम में रहकर उन्हीं से पाकिस्तान हासिल किया, उन्हीं के कवानीन के तहत हमने अपना मुल्क कायम करवाया। तो and without a war, so we do have that capability। लेकिन नकवी साहब, अब यहाँ वजीर खारजा सऊदी अरब और सदर ईरान, इन दोनों के दौरे के बीच में पाकिस्तान सैंडविच तो नहीं हो जाएगा? नहीं, पाकिस्तान दोनों से दोस्ती रखता है और दोनों से बड़े पुराने ताल्लुकात, गहरे ताल्लुकात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। बाज़ वक्त ये होता है कि हमारे तरफ लोगों का इंटरेस्ट होता भी है तो हम उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। हमें इस वक्त अपने पोजीशन को इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाना चाहिए। राइट। अच्छा नकवी साहब, टुवर्ड्स द एंडिंग, एक तरफ तो ये ईरान वाला मामला है, लेकिन खदशा जो मुझे पर्सनली है या पाकिस्तानियों को इन जनरल है कि ये मामला इजराइल इसलिए कर रहा है क्या कि फलस्तीन के अंदर जो जारहियत चल रही है, जो खूरेजी चल रही है, जो जेनोसाइड चल रहा है, उससे नजरें हटाए और सारों को इस जंग के अंदर धकेल ले? एंड could any country be falling for that? You have a very good point। ये बिल्कुल दुरुस्त, मैं खुद यही समझता हूँ कि इजराइल की ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, क्योंकि इजराइल गजा में जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ उसने खड़ा कर रखा है, रोज बमबारी करता है, मासूम शहरी फलस्तीनी अवाम वो तबाह हो रही है। 38,000 मौतें हो चुकी हैं, औरतें बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इजराइल चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर में था और तकरीबन आइसोलेटेड था, इसलिए उसने डाइवर्शन करके ईरान के काउंसलेट पे हमला कर दिया, 2 उनके जनरल मार दिए ताकि ईरान जो है प्रोवोक हो जाए और वो रिटेलिएट किया, जो कि उसने रिटेलिएट किया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे अटेंशन डाइवर्ट जो कर रहा है वो होनी नहीं चाहिए। फलस्तीनियों की जो परेशानी है, जो उनकी जो अजियत है, उसको हम बहरहाल हमें लड़ना चाहिए कि ये and we need to keep raising our voice for that। अली सरवर नकवी साहब, thank you very much for joining me in the program। एक बात तय है कि इजराइल इस टाइम पर जो करना चाह रहा है उस डिस्ट्रैक्शन को नाकाम करना होगा। अब तो इजराइल के अंदर से आवाजें, मोतबर आवाजें उठने लग गई हैं कि इजराइल के इंतखाबात हेट की बुनियाद पर होते हैं, उसी तरीके से जिस तरह भारत के इंतखाबात हेट की बुनियाद पर होते हैं, इजराइल के अंदर इंतखाबात आने वाले। और नेतन्याहू इस टाइम पर अपनी मकबूलियत के निचले दर्जे के ऊपर मौजूद हैं। लाखों लोग इस टाइम पर एहतजाज कर रहे हैं इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ भी, जिस तरीके से हॉस्टेजेस का मामला हैंडल किया गया। तो क्या ये सिर्फ सियासत को बढ़ावा देने का तरीका है, जिस तरीके से इंडिया फॉल्स फ्लैग करता है, क्या इजराइल भी वही तरीकाकार इस्तेमाल कर रहा है?